तो न्यूमेरिकल्स आपके आते नहीं है फाइनल्स में, लेकिन फिर भी टू मेक द कॉन्सेप्ट्स मोर क्लियर, राइट? डायबिटीज ग्रुप, मतलब कुछ इजी सा पार्ट है एज कम्पेयर टू फर्स्ट यूनिट। ये यूनिट आपको बहुत इजी लगने वाली है, आई एम वेरी वेरी श्योर, राइट? सबसे पहले हमारे सिलेबस में मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, वो समझने के लिए कुछ टर्म्स है जो आपको क्लियर होने चाहिए। वो टर्म्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ टर्म्स का मतलब, राइट? अच्छा, एक बात और, जब भी मैं ये पार्ट कराऊंगी आई वांट ईच वन ऑफ यू टू ओपन योर नोटबुक्स, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट आपको हाथ हिलाने पड़ेंगे। ओपन योर नोटबुक्स। नोटबुक्स और पेन हर बच्चे की टेबल पे होना चाहिए, सेपरेट, ग्रुप में नहीं, राइट? एक बार इन बच्चों को मैसेज डाल दूं रीच फास्ट। ए सेक्शन के कौन कौन बच्चे हैं अभी? ओके, ये टर्म्स लिखी आप लोगों ने कॉपी पे? एक बार लिख लो। ओके, कहाँ घूमते रह जाते हो तुम लोग, कहाँ मिस हो जाते हो? मतलब मैम की ड्यूटी आपको रिमाइंड करा है, क्लास शुरू हो गई है, प्लीज कम, प्लीज कम, सेटल डाउन क्विकली, पीछे वाली सीट्स मत ढूंढो। नोटबुक्स ओपन करो, ओपन योर नोटबुक्स ईच वन ऑफ यू। अलील, ए डबल एल ई एल ई एल ई, ठीक है? जो बच्चे अभी अभी आए हैं, लेट मी टेल यू, वी हैव स्टार्टेड विद यूनिट 3 टुडे। यूनिट 3 में हमारा कुछ जेनेटिक्स का पार्ट है, तो जेनेटिक्स में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल का काम समझने के लिए पहले कुछ टर्म्स हमें क्लियर होनी चाहिए। वो टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखी है, एक्सप्लेन मैं अभी करूंगी, राइट डाउन इन योर नोटबुक।
होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, अलील, जीनोटाइप, फिनोटाइप। डबल एल ई एल ई, अलील, अलील, जीनोटाइप, फिनोटाइप। लिख लिया आपने? स्टार्ट नहीं किया। मैम देखेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो क्या जरूरत है। ओके, जल्दी से नोटबुक ओपन करो। हो गया? हम यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, अभी कराया नहीं है। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग करेंगे। मेंडल्स के लॉ समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स समझनी जरूरी होंगी। वो टर्म्स मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखी, अब मैं समझा रही हूँ आप लोगों को। अच्छा, एक बात समझ लो, इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? इनहेरिटेंस मींस द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन ऑफस्प्रिंग। ठीक है? अब जो इनहेरिटेंस है ये किसके थ्रू होती है? डीएनए के थ्रू। एक स्टेशन में इंफॉर्मेशन किस चीज के थ्रू पास होती है? किस मॉलिक्यूल के थ्रू? डीएनए के थ्रू। वी नो दैट। लेकिन बहुत पहले ये बात नहीं पता। तो मेंडल ने, जो मेंडल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मेंडलीव नहीं, पीरियोडिक टेबल वाले मेंडलीव से कंफ्यूज नहीं होना। बच्चे मेंडलीव लिख देते हैं कहीं बार। ठीक है? ही इज मेंडल। तो ये मेंडल को हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे करे थे जिससे इसने कुछ कंक्लूजन्स डिराइव किए। उन कंक्लूजन्स के बेसिस पे इसने कुछ प्रिंसिपल्स दिए, जिनको बाद में, इसके मरने के बाद, लॉज का दर्जा दिया। उनको बना दिए लॉज ऑफ जेनेटिक्स, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। क्या काम किया था उस पर भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले हम ये टर्म समझ लेते हैं। अब इनहेरिटेंस किसके थ्रू होता है? डीएनए के थ्रू, राइट? एक बात समझ लेते हैं कि हमारे ट्रेट्स या कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ट्रेट्स का मतलब, जैसे कि हाइट इज अ ट्रेट, आई का कलर इज अ ट्रेट, हेयर कलर इज अ ट्रेट, हेयर का टेक्सचर इज अ ट्रेट। ठीक है? इन्हें हम बोलते हैं ट्रेट्स या कैरेक्टर्स। हर ट्रेट या हर कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन्स। एवरी ट्रेट या कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन्स। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? सपोज मैं हाइट की बात कर रही हूँ, तो हाइट को कंट्रोल करने वाली कितनी जीन्स होंगी? 2। आई के कलर को कंट्रोल करने वाली कितनी जीन्स होंगी? 2। आ रही है बात समझ? एक आती है मदर से और एक आती है फादर से। आ रही है बात समझ? अच्छा, अब एग्जांपल लेते हैं आई कलर का, राइट? सपोज मैं एक ट्रेट को चूज कर रही हूँ, आई कलर। सपोज आई कलर को कंट्रोल करने वाली जीन किसी बच्चे में, किसी चाइल्ड में जो मदर से जीन आई है और जो फादर से जीन आई है, उनको मैं यहाँ पे लिखती हूँ। बी फॉर ब्लैक आई कलर। ठीक है? और सपोज फादर से भी सेम जीन आई। मैम पीपीटी नहीं दिख रही आपकी? नहीं दिख रही? ओके, वेट वेट। विजिबल है अब? यस मैम। ठीक है। सपोज मदर से जीन आती है कैपिटल बी और फादर से भी जीन आती है कैपिटल बी, तो बच्चे का आई कलर क्या होना चाहिए? कैपिटल बी। विदाउट, बच्चे मैंने नोट्स खोले। ठीक है? मैं कुछ ही जो टर्म्स लिखी है ना फर्स्ट पेज पे, वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। डोमिनेंट, रिसेसिव, अलील, होमोजाइगस, एक्सेट्रा। ठीक है? अब सपोज कुछ ऐसा केस होता है कि मदर से जीन आती है कैपिटल बी और फादर से आती है स्मॉल बी। सपोज स्मॉल बी कंट्रोल्स या कोड्स फॉर ब्लू आई कलर, राइट? एक तीसरा केस क्या हो सकता है कि मदर से स्मॉल बी आए, फादर से कैपिटल बी आए। आई कंसीडर इट मच
द सेम केस, ये सेकंड वाला, मतलब एक कैपिटल बी होगी बच्चे में, एक स्मॉल बी होगी, चाहे वो मदर से आए चाहे वो फादर से आए। एक और केस क्या हो सकता है, स्मॉल बी स्मॉल बी, ये भी हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे विदाउट एनी डाउट कौन सा कलर आ जाएगा, ब्लू। इस वाली कंडीशन में जब दोनों एलील्स अलग अलग हैं, एक एक्सप्रेस करेगी, एक एक्सप्रेस नहीं करेगी। जो एक्सप्रेस करेगी जीन उसे बोलेंगे डोमिनेंट जीन, क्या बोलेंगे, डोमिनेंट, और दूसरी को क्या बोलेंगे, रिसेसिव। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज आई कलर आता है बच्चे का ब्लैक, तो हम बोलेंगे कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी इज रिसेसिव। ठीक है, ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गए। दूसरी बात हम करते हैं होमोजाइगस हेटेरोजाइगस की। ऐसी कंडीशन जब दोनों अलील्स जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, यहाँ पे कैरेक्टर हमने कौन सा चूज किया, आई कलर। आई कलर को कंट्रोल करने वाली दोनों जीन्स अगर सेम है, चाहे वो कैपिटल बी हो चाहे स्मॉल बी हो, अगर वो सेम है तो ऐसी कंडीशन को मैं क्या बोलूंगी, होमोजाइगस कंडीशन। क्या बोलूंगी, होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, प्योर। क्या बोलते हैं, प्योर, राइट। ऐसी कंडीशन जब दोनों एलील्स जो एक ट्रेट को कंट्रोल कर रही हैं दे आर डिफरेंट, इस कंडीशन को क्या बोलूंगी, हेटेरोजाइगस। क्या बोलूंगी, हेटेरोजाइगस। और इसके लिए भी एक और टर्म है हाइब्रिड। क्या टर्म है, हाइब्रिड। इतनी बात हो गई क्लियर। अब बात करते हैं अलील की, ALLEL, अलील क्या है। अब यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में कैपिटल बी एंड स्मॉल बी आर अलील्स ऑफ द सेम जीन। मतलब जीन कौन सी है, ये आई कलर की हम बात कर रहे हैं। ये दोनों जीन क्या कंट्रोल कर रही है, आई कलर। लेकिन आई कलर को कंट्रोल करने वाली अलग अलग है, एक ब्लू आई कलर को कर रही है, एक ब्लैक आई कलर को कर रही है। हो सकता है तीसरी भी अलील हो जो ब्राउन आई कलर को कंट्रोल करे, राइट। तो these are the alternative forms of the same gene, और इनको क्या बोलते हैं, alleles। फिर कैपिटल बी स्मॉल बी आर alleles with respect to each other, alternative gene जो एक ही ट्रेट को कंट्रोल करें लेकिन आज ये बात समझ, डन। अब रह गया जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये क्या होता है। अब देखो यहाँ पे जीनोटाइप का मतलब जेनेटिक मेकअप, जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप, मतलब कौन सी जीन्स हैं जो इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं आई कलर की बात करूं, कैपिटल बी भी जीनोटाइप है, या फिर जीनोटाइप क्या हो सकता है ये, या फिर जीनोटाइप क्या हो सकता है ये। एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए कौन सी जीन्स हैं, मतलब दोनों जीन्स को इकट्ठे लिख दे तो वो क्या बन गया उसका, जीनोटाइप। फिनोटाइप मतलब द विजिबल कैरेक्टर्स, मतलब क्या आई कलर ब्लैक है या ब्लू है, मतलब देखने में वो कैसे लग रहा है। अब कैपिटल बी भी ब्लैक है, कैपिटल बी स्मॉल बी भी ब्लैक है, मतलब जीनोटाइप्स अलग अलग है लेकिन फिनोटाइप क्या है, सेम। फिनोटाइप मतलब विजिबल कैरेक्टरिस्टिक, भाई देखने में मेरे को बच्चा टॉल लग रहा है या शॉर्ट लग रहा है, ये क्या है, फिनोटाइप। हाइट कैसी है, टॉल या शॉर्ट, इसे मैं क्या बोलूंगी, फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जीन्स कौन सी हैं, जीन का कौन सा अरेंजमेंट है जो उस ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली दोनों जीन्स कौन कौन सी हैं, उसे मैं क्या बोलूंगी, जीनोटाइप। आगे बात डन। चलो अब चलते हैं आगे। हाँ, जीनोटाइप हमेशा आप कैसे लिखोगे, एक ट्रेट को कंट्रोल करने वाली जितनी भी जीन्स हैं आप सबको लिखो, इस कैरेक्टर के लिए 2 जीन्स हैं आप दोनों को लिखोगे। सो कैपिटल बी इज वन जीनोटाइप, और द अल्टरनेटिव जीनोटाइप्स कैन बी कैपिटल बी स्मॉल बी इन दिस केस, स्मॉल बी yet another case, right? अब जो ये मेंडल था ना, ये कोई साइंटिस्ट नहीं था, मेंडल वाज अ मॉन्क। ऑस्ट्रिया में एक मॉन्क था जिसने मोनेस्ट्री में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे। मोनेस्ट्री में उसने गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट करे थे, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पाइजम
सेथिबम। पढ़ा है ना 10th क्लास में, है ना? मतलब एटलीस्ट तुम्हें अगर याद नहीं है लेकिन सुन के दोबारा से याद आ गया होगा, कुछ ऐसा पढ़ा था। पाइजम सेथिबम पे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स करे थे और फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं हम मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल वाज हिज फुल नेम। इसने क्या एक्सपेरिमेंट्स करे थे? इसने ना गार्डन पी पे, इसने क्या करा, गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट्स करे और गार्डन पी में इसने 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चूज करें। मतलब बताती हूँ अभी। 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चूज करें। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब इसने ना कुछ मेटिंग एक्सपेरिमेंट करे थे। मेटिंग समझते हो? फीमेल और मेल है, ठीक है, गमीट्स का फ्यूजन, राइट? अब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मतलब अगर मेल टॉल लिया है तो फीमेल कैसी रहेगा? ड्वार्फ। कंट्रास्टिंग। अब मेल प्लांट में सीड की शेप राउंड ली है तो फीमेल प्लांट में रिंकल्ड। मेल प्लांट में येलो सीड्स ली है तो फीमेल में ग्रीन। आ रही है बात समझ? मतलब देखते ही समझ आ जाए डिफरेंस। कंट्रास्टिंग पेयर्स लिए कैरेक्टर्स के, और कितने पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर? 7, ठीक है, which included height of the plant, seed shape, flower color, ठीक है, seed color, etc. आ रही है बात समझ? ठीक है, तो 7 पेयर चूज कर लिए और उसके बाद इसने करे क्रॉसेस। क्रॉस का मतलब मेटिंग। क्रॉस मतलब मेटिंग, मतलब कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टू फॉर्म द नेक्स्ट जनरेशन। मेटिंग एक्सपेरिमेंट करें। मेटिंग एक्सपेरिमेंट क्या नाम दिया? क्रॉस। क्या बोलेंगे? क्रॉस। तो अब उसने 2 तरह के क्रॉसेस करे, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हें हम साथ साथ बनाएंगे और समझेंगे, राइट? सबसे पहले हम करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पहले हम समझेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब। क्रॉस का मतलब मैंने क्या बताया? क्यों आ रहे हो अब तुम लोग? क्या जरूरत है? अब समझ भी नहीं आएगा, आधा काम हो चुका है, समझ भी नहीं आएगा। एंटर भेजूंगी, फिर इधर उधर इनडिसिप्लिन क्रिएट करोगे। पीछे जाके बैठ जाओ और अलग अलग थोड़ा सा बातें नहीं करनी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब समझो। क्रॉस मतलब मेटिंग, मोनो मतलब 1। हाइब्रिड टर्म मैंने क्यों यूज करी? क्योंकि अगर मेल टॉल लिया तो फीमेल ड्वार्फ मैं लूंगी और क्या बनेगा? हाइब्रिड। आ रही है बात समझ? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ऐसा मेटिंग एक्सपेरिमेंट जब मैं एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स एक टाइम पे स्टडी करूंगी। डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होगा? जब मैं एक टाइम पे 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की स्टडी करूंगी टू स्टडी द रोल ऑफ इनहेरिटेंस। आ रही है बात समझ? वो चीज ज्यादा समझ तब आएगी जब हम लोग करेंगे एक्चुअली, राइट? मोनोहाइब्रिड में हमने कितना पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेना है? 1। मतलब अब सपोज मैं कैरेक्टर चूज कर रही हूँ हाइट ऑफ द प्लांट। सपोज मैं कैरेक्टर चूज कर रही हूँ, एक कैरेक्टर चूज करना है मुझे। सपोज आई एम चूजिंग हाइट ऑफ द प्लांट और मैंने क्या करना है? क्रॉस। सपोज मैंने मेल प्लांट लिया तो फीमेल प्लांट में कैसा लूंगी? और 2 जीन्स होंगी। मैंने बताया हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए अ पेयर ऑफ जीन इज रिस्पॉन्सिबल। तो सपोज टॉलनेस को कंट्रोल करने के लिए द जीन्स रिस्पॉन्सिबल इज कैपिटल टी, तो कैपिटल टी, ठीक है। और ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करते हैं हम इन से स्मॉल टी। और एक और बात हमें ध्यान रखनी है, जब भी हम पेरेंट्स लेंगे विल स्टार्ट विद प्योर पेरेंट्स। प्योर मतलब होमोजाइगस होने चाहिए, चाहे वो टॉल है चाहे वो ड्वार्फ है। स्मॉल टी में नहीं लूंगी पेरेंट्स में स्टार्टिंग में, राइट? करा।
अब जब ये क्रॉसिंग होगी मेल और फीमेल गैमीट, तो सबसे पहले नेक्स्ट जनरेशन बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? ये क्या है पेरेंट का, ये क्या है पेरेंट के फिनोटाइप, टॉल या ड्वार्फ। तो यहाँ पे लिख लो पेरेंट्स, लिखते चलो आप लोग में पेरेंट्स फिनोटाइप, और ये क्या है पेरेंट्स का जीनोटाइप। ये क्या है जीनोटाइप। नेक्स्ट जनरेशन बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा? गैमीट्स का फ्यूजन, राइट? तो पहले गैमीट्स बनाएंगे। गैमीट्स बनाने के लिए एक रूल होता है। आप अपने अंदर भी सोचो, हम लोग जो ह्यूमंस हैं, हमारे हर सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46, है ना? और गैमीट्स में कितने होते हैं? 23। स्पर्म में और ओवम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड टू हाफ। क्यों? So that when they fuse, chromosome number is restored. अगर मान लो स्पर्म या ओवम में 46 के 46 ही क्रोमोसोम्स रहे, तो जब वो फ्यूज करेंगे तो क्या होंगे? 92 क्रोमोसोम्स। फिर नेक्स्ट जनरेशन में फिर फ्यूज होंगे तो और ज्यादा क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम नंबर एक स्पीशीज में मेंटेन्ड नहीं रह पाएगा अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ ना हुए गैमीट्स में। सो हर स्पीशीज में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या नंबर ऑफ जीन्स आर रिड्यूस्ड टू हाफ ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। आ रही है बात समझ? तो यहाँ पे हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे, गैमेट्स कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जो दो जीन्स हैं वो क्या हो जाएंगी? सेपरेट। ठीक है, तो कौन से गैमेट्स बनेंगे? ये दोनों जीन्स जो एक ट्रेट को कंट्रोल कर रही हैं, इनमें से एक ही जीन एक गैमीट के अंदर एंटर करेगी। आ रही बात समझ? एक जैसे जब आप लोग बनाते हो XX से जब गैमीट्स बनते हैं, XX फीमेल से जब गैमीट्स बनते हैं तो कैसे बनते हैं? एक X दूसरा भी X। जब मेल से बनाते हो तो कैसे बनाते हो? एक X और एक Y, ऐसे बनाते हो ना, है ना? फिर जब फ्यूज करते हैं XX तो गर्ल होता है, XY तो बॉय होता है। करते हो ना ऐसे? सेम यहाँ पे कि जो दो अलील्स हैं एक ट्रेट को वो दोनों क्या हो जाएंगी एट द टाइम ऑफ यश कुछ समझ आ रहा है? स्क्रीन विजिबल है बच्चों? यस मैम। ओके ठीक है, yes, इस तरह से बन गया। अब नेक्स्ट जनरेशन कैसी आएगी? F1 जनरेशन। हो सकता है कि ये इस गैमीट के साथ इसका फ्यूजन हो सकता है इसके साथ कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। हो सकता है इसके साथ इसका फ्यूजन हो या फिर इसके साथ इसका फ्यूजन हो। इन केसेस में भी क्या बनेगा? कैपिटल स्मॉल t। मतलब कि इसे हम क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन या फिलियल 1 जनरेशन। फुल फॉर्म इज फिलियल 1 जनरेशन। मतलब पेरेंट्स के क्रॉस होने के बाद जो फर्स्ट जनरेशन आएगी उसे हम बोलेंगे F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में आप जितने भी देख लो इंडिविजुअल्स कैसे हैं? कैपिटल T स्मॉल t, हाइब्रिड। कैसे हैं? हाइब्रिड, लेकिन टॉल, कैपिटल T इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल t। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जीनोटाइप कैसा होगा? इनका फिनोटाइप कैसा होगा? बट फिलियल 1, FILI। मैम स्क्रीन में दिख रही। हाँ मैं एक बार कर रही हूँ। somebody was calling तो वो स्क्रीन हट जाती है। wait for a while। yes, tall but hybrid, right? इतना हो गया। अब हमें जानना होता है सेकेंड जनरेशन तक की हमने बात कर। अब सेकेंड जनरेशन जब बनेगी तो उसके लिए F1 जनरेशन वुड एक्ट एज पेरेंट्स,
सेकंड जनरेशन के लिए F1 वाले पेरेंट्स की तरह एक्ट करेंगे। और F1 में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल हैं, कौन से जीनोटाइप के हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1 के इंडिविजुअल्स को अब हम आपस में क्रॉस करें, तो हम क्या लिखेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि सारे ही इंडिविजुअल्स F1 जनरेशन के कैपिटल टी स्मॉल टी। अब नेक्स्ट जनरेशन जब हमने बनवानी है, F1 से F2 बनवानी, तो ये पेरेंट्स हैं अब इनके, नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये पेरेंट्स हैं। और इन जनरेशन में सब इंडिविजुअल्स का जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो मेल भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, फीमेल भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो नेक्स्ट जनरेशन बनवाने के लिए हमने मेल और फीमेल को क्रॉस किया जिनका जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है बेटा, सारे ही इंडिविजुअल्स विदाउट एनी जेंडर बाइस है, क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी है। ठीक है, अब क्या करेंगे? नेक्स्ट जनरेशन बनवानी है, उससे पहले क्या बनाने पड़ेंगे? गमीट्स। नेक्स्ट जनरेशन बनाने से पहले क्या बनाओगे? गमीट्स। तो गमीट्स यहाँ पे कैसे बनेंगे? लिखो, सेपरेट कर दो इनको। कैसे बनेंगे? कैपिटल टी एक स्मॉल टी, यहाँ पे भी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। इतना हो गया? सब बच्चे लिख रहे हैं नोटबुक पे? आई एम कमिंग टू, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो फिर समझ नहीं आएगा। हाँ वही बनाना है। इतना हो गया। अब जब भी F2 जनरेशन हम बनाएंगे, उससे पहले हम बनाएंगे पन्नेट स्क्वायर। तो क्या करेंगे? हम एक स्क्वायर बनाएंगे जिसके हॉरिजॉन्टल लाइन के अक्रॉस हम लिखेंगे पहले पेरेंट के गमीट्स, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरे पेरेंट के गमीट को हम लिखेंगे लाइन के। जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? टीटी। इनका होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। इतना हो गया? इतना आ गया सबको? यस। अब मेरे को बताओ, जो ये फाइनल मेरे पास ये F2 जनरेशन आई है जिनका हमने पन्नेट स्क्वायर बनाया है, इसमें व्हाट वुड बी द जीनोटिपिक रेशियो? व्हाट वुड बी द जीनोटिपिक रेशियो? 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो बताने के लिए मेरे को जीनोटाइप्स चाहिए। कौन कौन से जीनोटाइप्स पॉसिबल है यहाँ पे? कौन कौन से? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी small t and small t small t in the ratio 1:2:1. This would be the genotypic ratio. Talking about the phenotypic ratio, phenotypes कितनी तरह के हैं? या तो tall या तो dwarf। ये tall होंगे, ये भी कैसे होंगे? tall। तो tall कितने हुए? 3:dwarf 1. Phenotypic ratio would be 3:1. Genotypic ratio 1:2:1. Phenotypic ratio 3:1. हमें नहीं पता था, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करे, उसके बाद उसे पता लगा कि डोमिनेंट टॉल वाला है। ये ज्यादा, उसने मान लो 1000 प्लांट्स पे काम किया या 1200 प्लांट्स पे काम किया, उसने देखा 900 प्लांट्स तो अभी भी टॉल आ रहे हैं F2 में, और 300 प्लांट्स कैसे आ रहे हैं? ड्वार्फ। मतलब कि कैपिटल टी जहां जहां प्रेजेंट है वो स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने देगी। आ रही है बात समझ? हमें पहले नहीं पता होता, हमें एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद पता लगता है। मुझे भी तभी पता लगा क्योंकि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, राइट? हाँ कैपिटल टी जहाँ पे भी हो तो हम पहले उसको लिखते हैं, बाद में हाँ मतलब थोड़ा सा ये ना कुछ हम फॉलो करते हैं कुछ रूल्स। ठीक है, इतना हो गया। तो दिस वाज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सबको क्लियर है? सबने अपनी नोटबुक्स पे बनाया? अच्छा, एक बात मैं बता तुम्हें, आप लोगों का 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। जब भी आपसे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पूछा जाएगा फाइनल्स में,
चाहे बोला जाए चाहे ना बोला जाए, आपको क्रॉसेस बनाने हैं। और अगर क्रॉसेस पूछे जाएंगे तो मेंडल्स लॉज बनाने हैं। मतलब दीज टू थिंग्स गो हैंड इन हैंड। क्रॉसेस पूछेंगे तब भी दोनों चीजें लिखोगे, क्रॉस भी लॉज भी। लॉज पूछेंगे तब भी दोनों चीजें लिखोगे, लॉज भी और क्रॉस भी। आपका 5 पेजेस का ये आंसर, लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन, एटलीस्ट 5 पेजेस, मतलब कि राइट। आ रही है बात समझ? अब हम करेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा यहाँ पे ना चौक खत्म हो चुके हैं। चौक कहाँ से? मैम हाँ जी बच्चे बोल। मैम आपने जो रीजन बताया था क्रोमोसोम हाफ करने का, वो दोबारा समझाना। हाँ हाँ मैं बताती हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जब गमीट्स बनते हैं ना, स्पर्म या ओवम या किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी स्पीशीज के गमीट्स बनते हैं, तो जितने क्रोमोसोम नॉर्मल सेल्स में होते हैं ना, उससे हाफ हो जाते हैं गमीट्स में। क्यों? क्योंकि जब गमीट्स फ्यूज करेंगे, ठीक है, जब मान लो स्पर्म बना और ओवम बना, हमारे नॉर्मल सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं। जब स्पर्म बनेंगे या ओवम बनेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे? 23 स्पर्म में और ओवम में। सो दैट जब वो दोनों फ्यूज करेंगे, दोबारा से क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाए नॉर्मल सेल्स में? 46। नहीं तो क्या होगा, अगर स्पर्म या ओवम में भी 46 ही रहे तो उनके फ्यूजन के बाद क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा 92। तो एक स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर मेंटेन नहीं रह पाएगा। आ रही बात समझ? जैसे मैम हमने इस केस में 2 कर दिए 4 की जगह। कहाँ पे? आपने जैसे जीन्स लिए ना, कैपिटल हाँ टी और स्मॉल टी, हाँ हाँ। तो यहाँ पे 2 लिए, लेकिन ऊपर फर्स्ट जनरेशन में हमारे पे 4 आए थे। वो तो गैमीट्स, अरे गैमीट्स तो एक जगह, गैमीट्स में मतलब मैं ये वाली बात नहीं कह रही, जीनोटाइप से, जीनोटाइप अगर कैपिटल टी था, उससे जो गैमीट बनेंगे, उससे गैमीट जो बनेंगे वो कैपिटल टी, एक गैमीट में एक ही कैपिटल टी होगा। इसका मतलब ये है, ये तो 4 तरह के गैमीट्स बने, कैपिटल टी, स्मॉल टी अलग अलग। व्हेन दे फ्यूज टुगेदर, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा नॉर्मल सेल में। बेटा जब आप फिजिकली आओगे ना, आई गेस वुड बी मोर क्लियर। ओके मैम। यहाँ पे जो गैमीट्स है ना, देखो पेरेंट्स मैंने लिखा हुआ है कैपिटल टी। इससे जो गैमीट्स बने, गैमीट्स कैसे बनेंगे? ये कैपिटल टी सेपरेट हो गए, तो अलग अलग मैंने राउंड में एक एक कैपिटल टी लिखा हुआ है। दीज आर गैमीट्स, दीज रिप्रेजेंट गैमीट्स। मतलब कि गैमीट्स के अंदर जितनी शुरू में जीन्स थी, जो मैंने इंडिविजुअल में ली थी, उससे क्या हो गई? हाफ। अगर इंडिविजुअल में 2 जीन्स हैं तो गैमीट्स में कितनी आएंगी? 1। अगर 23 है तो मतलब 46 है तो गैमीट में कितनी आएंगी? 23। मतलब अब मैम गैमीट्स के अंदर जो जीन्स होती है उसका हाफ होता है? नहीं नहीं, जो नॉर्मल इंडिविजुअल में जितनी जीन्स होंगी, गैमीट्स में उससे हाफ हो जाएंगी। गैमीट्स में नंबर ऑफ जीन्स या क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड टू हाफ, ओके गैमीट्स के मैम। अंदर हाफ होंगी। यस। अच्छा जी, अब हम करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस का मैंने क्या मतलब बताया? ऐसा क्रॉस जब हम एक टाइम पे कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज करेंगे? 2। सपोज इस केस में अब जो मैं एग्जांपल लूंगी, उसमें मैं 2 कैरेक्टर्स चूज कर रही हूँ, हाइट ऑफ द प्लांट अलोंग विद द सीड शेप। राइट, सपोज मैं चूज कर रही हूँ यहाँ पे टॉल राउंड। टॉल रिप्रेजेंट करा हाइट ऑफ द प्लांट को, राउंड से मैंने रिप्रेजेंट करा सीड की शेप। तो यहाँ पे मैंने जो 2 कैरेक्टर चूज करे, दोज आर, सपोज हाइट ऑफ द प्लांट व्हिच कैन बी टॉल और ड्वार्फ। कॉन्ट्रास्टिंग अगर मैं लूं तो टॉल भी हो सकती है, ड्वार्फ भी हो सकती है। और सीड की शेप, दूसरा कैरेक्टर मैंने चूज किया। डाइहाइब्रिड क्रॉस में मेरे को कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चाहिए? 2। मैंने एक कैरेक्टर लिया हाइट, दूसरा लिया सीड शेप। सीड शेप या तो राउंड होगी या रिंकल्ड होगी, या तो राउंड या रिंकल्ड। तो सपोज मैंने टॉल राउंड पेरेंट्स का क्रॉस किया विद
wrinkled parent. अब इन दोनों कैरेक्टर्स के लिए जीन्स होंगे रिस्पॉन्सिबल. सपोज टॉलनेस को कंट्रोल करने वाली जीन्स है कैपिटल टी. एक कैरेक्टर के लिए दो जीन्स. दूसरा कैरेक्टर है राउंडनेस. सपोज इसको मैंने रिप्रेजेंट करा कैपिटल आर कैपिटल आर. इतनी बात आ गई समझ. ड्वार्फ रिंकल्ड को आगे बात समझ. कितना लिख लिया सबने? लिखते चलो. ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इजी भी बहुत है, इंपॉर्टेंट भी बहुत है, स्कोरिंग भी बहुत है. राइट तो ये तो छोड़ने वाली चीजें ही नहीं है बिल्कुल भी. हमने फाइनल्स में करके ही आना है. ये सब छोड़ ही नहीं सकते, कोई स्कोप ही नहीं है. राइट जो लास्ट वाले बच्चे होते हैं ना, जो पास होने के लिए तरस रहे होते हैं, उनको इस तरह के क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर कर लेने चाहिए. मैं ये नहीं कहती पक्का आएगा, लेकिन अगर आ गया तो स्कोर करना बहुत इजी है. इनफैक्ट मैं यूनिट 3 में सबसे पहले वही टॉपिक्स कराऊंगी, 5-6 टॉपिक्स, जिनमें से 2 या 3 क्वेश्चंस तो मैं फाइनल में पक्का मिलेंगे, 100% मिलेंगे. राइट हाँ यस. अच्छा एक और बात, एक टॉपिक है यूनिट 3 के पार्ट 1 में ही, डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2. वो टॉपिक तुम लोग फ्लिप लर्निंग के थ्रू कवर करोगे. जो चीजें तुम लोग मिस करोगे, आई कवर इट अप आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन. जब तुम लोग अपनी प्रेजेंटेशन दे दोगे या बोर्ड पे आके बता दोगे या सुना दोगे मुझे, उसके बाद जो चीजें तुम मिस करोगे, ऑब्वियसली मैं एक बार लास्ट में उसको वाइंड अप करूंगी, कंक्लूड करूंगी. लेकिन जैसे हमने पिछली बार फ्लिप लर्निंग से कवर किया था कार्बोहाइड्रेट्स, इस बार हम कवर करेंगे डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2. तो नेक्स्ट वीक हम लोग किसी भी क्लास में ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2. नोट्स में भी मैंने दे रखा है, नेट से भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख सकते हो, या फिर बुक में से भी पढ़ सकते हो, जो तुम्हें बुक बैंक से. बहुत इजी टॉपिक है सबने. तो डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 का क्या कॉज होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, इन या क्या है. अच्छा जी, अब ये हमने क्रॉस करना है. क्रॉस करा, ये पेरेंट्स का फिनोटाइप, यहाँ पे लिख देना पेरेंट्स का फिनोटाइप, पेरेंट्स जीनोटाइप. नेक्स्ट जनरेशन बनाने से पहले क्या बनाएंगे? गमीट्स. तो गमीट्स बनाओ, यहाँ पे क्या बनेंगे? अब गमीट्स यहाँ पे ध्यान से बनाने हैं हमने. कैपिटल टी में से सिर्फ एक जीन एंटर करेगी एक गमीट में. सपोज कैपिटल टी एक और आर में से भी एक. यहाँ पे गमीट बनेंगे टी आर. दूसरा भी टी आर ही बनेगा, मतलब यही बन सकता है. और यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल आर. मेक सेंस? क्लियर? राइट. F1 जनरेशन क्या आएगी? इन दोनों का फ्यूजन है ना. कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल. क्लियर और नॉट? यस. सबने लिख लिया नोटबुक्स में? करते चल रहे हो? क्योंकि एक बार हाथ से कर लोगे ना, इजी हो जाएगा फाइनल्स में लिखना. राइट कर लिया इतना? यस सबने. ओके. F1 में तो दोनों चीजें, दोनों ये गमीट्स हैं, ये क्या होंगे? फ्यूज हुए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, एक जीन को कंट्रोल करने वाली. इंडिविजुअल में तो अब फिर से वही हो जाएंगे ना, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो जीन्स होनी ही चाहिए. ठीक है. अब जो F1 के इंडिविजुअल्स हैं, ये F1 जनरेशन है आपकी, है ना. F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स का क्या फिनोटाइप है? देखने में कैसे लगेंगे? टॉल एंड राउंड. देखने में कैसे लगेंगे? बट कैसे हैं? हाइब्रिड. टॉल एंड राउंड बट हाइब्रिड. जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे F1 में कैसे आएंगे? हाइब्रिड, टॉल, राउंड. अब इनका आपस में क्रॉस करेंगे. F2 जनरेशन बनाने के लिए F1 का क्रॉस करेंगे आपस में. तो कैसे करेंगे क्रॉस हम लोग? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस. सेम फीमेल भी इसी फिनोटाइप की होगी, है ना.
F1 के जितने भी इंडिविजुअल्स मेरे पास आएंगे वो इसी जीनोटाइप के होंगे। मेल भी इसी जीनोटाइप के होंगे, फीमेल भी। नेक्स्ट जनरेशन में मेल और फीमेल दोनों के सबके यही जीनोटाइप्स हैं, तो मैंने कोई एक मेल चूज किया, एक फीमेल, जिनके सबके जीनोटाइप्स यही हैं, तो मैंने इनको आपस में क्रॉस कराया F2 जनरेशन के लिए। तो सबसे पहले F2 जनरेशन बनाने से पहले मैं क्या बनाऊंगी? गमीट्स। गमीट्स कैसे बनेंगे? यहाँ पे या तो कैपिटल T कैपिटल R बनेगा, या कैपिटल T स्मॉल r, या स्मॉल t, या फिर सेम इसमें भी इसी तरह के गमीट्स बनेंगे क्योंकि सेम जीनोटाइप है। और अब F2 जनरेशन बनाने के लिए हम क्या बनाएंगे? पनेट स्क्वायर। क्या बनाएंगे? एक पनेट स्क्वायर। बनाओ। मैंने एक इंडिविजुअल के गमीट्स को हॉरिजॉन्टल लाइन के अक्रॉस लिखा और दूसरे इंडिविजुअल के गमीट्स को वर्टिकल लाइन के अक्रॉस में लिखूंगी। इसके भी गमीट्स इस तरह बनेंगे। क्यों? कैपिटल T स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R, स्मॉल t स्मॉल r। बच्चे ना इसमें भी गलती कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं, कभी कभी कैपिटल T स्मॉल t वाला गमीट बना देते हैं। गलत। हमने क्या करना है, एक कैरेक्टर की सिर्फ एक जीन एक गमीट में एंटर करेगी। कैपिटल T स्मॉल t में से कोई एक, कैपिटल R स्मॉल r में से कोई एक। तो हमने कैपिटल R स्मॉल r गमीट नहीं बनाना, कैपिटल T स्मॉल t गमीट नहीं बनाना। ठीक है, ध्यान रखोगे, राइट? अब बनाओ पनेट स्क्वायर। कंप्लीट करेंगे हम इसे, तो तुम लोग अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट करोगे, मैं बोर्ड पे। अगर ये दोनों गमीट्स फ्यूज होते हैं तो क्या बनेगा? है ना? ये दोनों फ्यूज होते हैं तो, है ना? कर लोगे? करो। पनेट स्क्वायर सब बच्चों की नोटबुक में कंप्लीट होना चाहिए। डू इट योरसेल्फ। नहीं समझ आ रहा है तो आस्क इट अगेन। है ना? अपने आप से करो, खुद से करो। और ये कंप्लीट करने के बाद जो जो बच्चे कंप्लीट करता जाएगा, टेल मी द phenotypic रेशियो। है ना? 9 कैसे इंडिविजुअल्स हैं ये मेरे को बताओ। टॉल राउंड, वेरी गुड। टॉल, रिंकल्ड एंड 3 डॉफ, राउंड। और 1 कैसा है? ठीक है, शॉर्ट, इसे मैं भी एक्सप्लेन डॉफ, करूंगी दोबारा, रिंकल। ये क्या है 9 क्या है मतलब। ठीक है, आप पहले पनेट स्क्वायर कंप्लीट करोगे सारे बच्चे अपनी नोटबुक्स में। डन? जो बच्चे खाली बैठे हुए मेरे को दिख रहे हैं, आर दे डन? सपोज दे आर डन, राइट? ओके। यहाँ इंडिविजुअल टॉल राउंड, ये वाला, this one, this one, this one, this one, no, tall round नहीं। ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा। तो 9 तो हो गए मेरे पास टॉल राउंड, राइट? टॉल राउंड 3।
is 2. अब ये वाला कैसा होगा? Tall, wrinkled. Tall, wrinkled. ये वाला this one, no, not tall wrinkled. Tall wrinkled, नहीं है tall wrinkled, नहीं है tall wrinkled. 3 tall wrinkled, tall round 9, tall wrinkled TW लिख रही हूँ, right, is 2. अच्छा, अब हमारा ये रह गया dwarf round. Dwarf round है ना, ठीक है. ये नहीं होगा dwarf round, तो dwarf round यार लिख दिया मैंने 3, राइट. और लास्ट वाला कैसा है मेरा? dwarf wrinkled 1. यही हुआ है ना, कर लिया सबने. 9331. इसे थोड़ा सा और समझते हैं. 9331 अगर मैं ट्रेड्स चेंज भी तो पता लगेगा 9 इंडिविजुअल कौन से, 3 कौन से, 3 कौन से, 1 कौन से, राइट. सपोज मैं यहाँ पे मैंने हाइट और सीट शेप ली है, टॉल राउंड लिया है. सपोज मैं किसी केस में कह दूं टॉल ग्रीन और ऑफ येलो है, ठीक है. जो इंडिविजुअल्स दोनों कैरेक्टर्स के लिए डोमिनेंट होंगे, यहाँ पे दो कैरेक्टर्स कौन से हैं? टॉलनेस, राउंडनेस. जो इंडिविजुअल्स दोनों कैरेक्टर्स के लिए डोमिनेंट हैं वो कितने होंगे? 9. जो एक के लिए डोमिनेंट, एक के लिए रिसेसिव, ऐसे इंडिविजुअल्स 3 3. एक के लिए डोमिनेंट, एक के लिए रिसेसिव. जो दोनों के लिए रिसेसिव 1. जो दोनों के लिए रिसेसिव है ड्वार्फ रिंकल्ड, वो कितने हैं? 1 आउट ऑफ 16. अब एक क्वेश्चन लिख दो. क्वेश्चन करके मैं इसकी जीनोटाइप क्या होगी मैम? दिखा दो. आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन, लेकिन हम लोग करेंगे. wrinkled. How many plants? क्वेश्चन लिखना, एक न्यूमेरिकल लिखना है, उसे सॉल्व करना है अभी के अभी. How many plants out of 9600 plants? How many plants? 100 plants. 9600 plants obtained in F2 generation. Obtained in F2 generation would be part A of parental phenotype. Would be of A part parental phenotype. B लिखो dwarf wrinkled. When a cross is made between tall round, when a cross is made between a tall round, ये मतलब क्वेश्चन कंप्लीट कर दी मैं. When a cross is made between tall round and dwarf wrinkled parents. When a cross is made between tall round and dwarf wrinkled parents. मतलब मैंने क्रॉस किया, जब मैंने क्या किया, पेरेंट्स के ऐसे टॉल राउंड ड्वार्फ wrinkled. लास्ट में मेरे पास F2 जनरेशन में आए कितने प्लांट्स? 9600 प्लांट्स. उनमें से कितने प्लांट्स मेरे पास ड्वार्फ wrinkled होंगे, कितने प्लांट्स मेरे पास पेरेंटल फिनोटाइप वाले होंगे? ये आप लोगों को मेरे को बताना. इजी, वेरी इजी. स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी हो गया. बी सेक्शन में बच्चों ने फटाफट से मेरे को आंसर दे दिए थे. सोच के करना, ध्यान से करना. नहीं, एक बार थोड़ा सा ध्यान से दोबारा से करो. Should I tell you? Yeah, you want to try it once again? Okay. बहुत जल्दी बच्चों ने मेरे को, हाँ, yes.
देखो ये रहा वैसे तो 9331 हाँ हाँ, तो फिनोटाइप लेना है, यही तो कंसीडर करना है। रेशियो आप लोगों को पता है क्या होती है, देख लो, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए मैथ्स के स्टूडेंट्स को। पहला क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, हाउ मेनी प्लांट्स वुड बी ऑफ पेरेंटल फिनोटाइप। पेरेंटल फिनोटाइप मतलब पेरेंट्स जैसा फिनोटाइप। पेरेंट्स कैसे लिया मैंने क्या बताए हैं, या तो टॉल राउंड या तो डॉर्फ रिंकल्ड। टॉल राउंड कितने आपके होते हैं, 9, डॉर्फ रिंकल्ड 1, मतलब कि पेरेंटल फिनोटाइप कितने हैं, 10 आउट ऑफ 16। तो 9600 में से कितने होंगे, कर लो। पेरेंटल फिनोटाइप 10 आउट ऑफ 16 होते हैं ना। पेरेंटल फिनोटाइप कौन से हैं, या तो टॉल राउंड भी पेरेंट्स है, डॉर्फ रिंकल्ड भी पेरेंट्स है। 9 वाला +1 10, 10 कितने हैं आउट ऑफ 16 पेरेंटल फिनोटाइप्स, जो पेरेंट्स जैसे हैं दिखने में, या तो टॉल राउंड है या डॉर्फ रिंकल्ड है, यही तो लिए थे हमने पेरेंट्स, जो पेरेंट्स जैसे दिख रहे हैं मेरे को देखने में, लग रहे हैं, कितने हैं 10 आउट ऑफ 16। तो 9600 में से कितने होंगे, 10/16 इंटू 9600, 6000। दूसरा तो मैंने बड़ा इजी पूछा है, डॉर्फ रिंकल्ड 1/16 इंटू 9600, डन, इजी। अगर मैं पूछती हाइब्रिड फिनोटाइप्स वाले प्लांट कितने होंगे, हाइब्रिड फिनोटाइप्स वाले मतलब जो पेरेंट्स जैसा फिनोटाइप नहीं है, पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन क्या था, या तो पेरेंट्स टॉल के साथ राउंड होते थे या डॉर्फ के साथ रिंकल्ड। अब हाइब्रिड कैसे होंगे, टॉल के साथ रिंकल्ड या राउंड के साथ डॉर्फ, यानी कि 3600 3 और 3, यस 6/16 इंटू 9600, है ना, यस यस, ठीक है, क्लियर। अब हमने ये बात समझ के रखनी है, मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम्स के लिए नहीं, उस पे मैं स्ट्रेस करती हूँ कि कैसे आंसर को अटेम्प्ट करना है, क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आई कीप टेलिंग यू, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं साथ साथ, राइट। तो 9331 सबको क्लियर हो गया कि क्या रेशियो होती है, राइट, ओके। अब जो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी इन दो प्रोसेस में, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस में, जो समझ लिया है, उसी में छुपे हुए हैं मेंडल के लॉस, जिनको हमने वर्ड्स में पुट करना है। टाइम हो चुका है, yes. D section can leave if they want. D section can leave if they want. नहीं जाना, पहली बार बच्चे हैं कि ऐसे बैठे रह गए, मतलब नहीं आ रहे।